हेलो सभी बच्चों को उनकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बही खाता एवं लेखा शास्त्र में गत कई वर्षों से पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक अच्छा संग्रह आप सभी बच्चों के लिए प्रस्तुत है। इन्हें परीक्षा देने से पूर्व केवल 15 मिनट में अवश्य तैयार करें ताकि आपके एक भी बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर गलत ना होने पाए और इन्हें अपने साथियों को प्रेषित करें और उनका भी सहयोग करें। सर्वप्रथम इस संग्रह को शुरू करने से पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो इसी श्रृंखला में आपका पहला प्रश्न अलाभकारी संस्थाओं से है और इसमें पहला प्रश्न है आपका, अलाभकारी संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? नकद, उधार, आवाबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका है नकद तथा उधार दोनों। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयव्यय खाता नहीं बनाया जाता है क्लबों द्वारा, विद्यालयों द्वारा, व्यापारियों द्वारा, धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका व्यापारियों द्वारा। ये क्लब द्वारा बनाया जाता है, विद्यालयों द्वारा बनाया जाता है, धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, बट आपका व्यापारियों द्वारा नहीं बनाया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आयव्यय खाता बनाया जाता है एकल व्यापारी द्वारा, फर्म द्वारा, कंपनी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना तो ये व्यापारी द्वारा बनाया जाता है, ना फर्म द्वारा, ना कंपनी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लब के दिन प्रतिदिन के नकद लेन देनों को दर्ज किया जाता है प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, आयव्यय खाते में, रोकड़ बही में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है वो आपका है दिन प्रतिदिन के नकद लेन देनों का लेखा दर्ज किया जाता है प्राप्ति एवं भुगतान खाते में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भवन के लिए दान संस्था के लिए है। तो जो ये भवन के लिए दान है वो संस्था के लिए एक दायित्व होता है, सॉरी एक संस्था के लिए दायित्व होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विरासत है दायित्व, आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, संपत्ति। तो विरासत जो है आपकी वह है आपके लिए पूंजीगत प्राप्ति। विरासत को पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता आपका व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाममात्र या अवास्तविक खाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है वास्तविक खाता, क्योंकि इसमें वास्तव में जो नकद लेन देन होते हैं उन्हीं का लेखा किया जाता है। तो आपका राइट आंसर वास्तविक खाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयव्यय खाता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र या अवास्तविक खाता, इनमें से कोई नहीं। तो आयव्यय खाता आपका नाममात्र या अवास्तविक खाता है, क्योंकि इसमें केवल आय और व्यय का लिखा होता है, लाभों तथा हानियों को जैसे लाभांश खाता आप बनाते हैं उसमें लाभांश का जैसे विवरण होता है उसी प्रकार से आय व्यय भी तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आजीवन सदस्यता शुल्क है। आजीवन सदस्यता शुल्क आपकी पूंजीगत प्राप्ति, आयगत हानि, पूंजीगत हानि, आयगत हानि, आयगत प्राप्ति, इनमें से जो राइट आंसर है वो आपका है पूंजीगत प्राप्ति, क्योंकि आजीवन सदस्यता शुल्क एक बार मिलता है और वर्ष पर्यंत आपको बार बार नहीं लेना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है पूंजीगत प्राप्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अलाभकारी संस्था नहीं है। तो विद्यालय, क्लब, पुस्तकालय और मारुति उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर है वह है मारुति उद्योग।
एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। ये पिछले कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। निम्न में से अलाभकारी संस्था नहीं है, विद्यालय, क्लब, पुस्तकालय, तो इसमें का राइट आंसर है मारुति उद्योग। अगला क्वेश्चन है, व्यय पर आय का आधिक्य कहलाता है। तो व्यय पर आय का आधिक्य जो है आपका क्या, अधिलाभ, कमी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है व्यय पर आय का आधिक्य, मतलब व्यय आपके ज़्यादा है और आय आपके कम है। तो इस कंडीशन में आपका जो राइट आंसर है वह है कमी। और ये भी परीक्षा की दृष्टि से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अलाभकारी संस्थाओं से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साझेदारी अधिनियम किस सन में लागू हुआ? तो 1948, 1932, 1942, 1958। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका है 1932, 1932। 1932 में भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू हुआ था और परीक्षा की दृष्टि से आपका यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी समझौता हो सकता है। तो साझेदारी समझौता हो सकता है लिखित, मौखिक, लिखित या मौखिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका है लिखित अथवा मौखिक दोनों। लिखित अथवा मौखिक दोनों। और परीक्षा की दृष्टि से ये भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि विभाजन होगा। साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि विभाजन होगा। पूंजी अनुपात में, समान अनुपात में, समय के अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है आपका समान अनुपात में। जब साझेदारी संलेख नहीं होता है किसी भी साझेदारी संस्था में, तो उसका जो अनुपात होता है वह समान अनुपात में लाभ हानि विभाजन किया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी मद चालू खाते में नहीं जाएगी? तो पार्टनर्स का जो करेंट अकाउंट बनता है उसमें आपका आहरण जाता है, पूंजी पर ब्याज जाता है, लाभ का हिस्सा जाता है, परंतु जो आपकी अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज है, अतिरिक्त पूंजी साझेदार जो फॉर्म में लगाते हैं उस पर जो अतिरिक्त पूंजी होती है उसको आप क्या करते हैं, पूंजी खाते में चालू खाते में ना दिखा करके उसे पूंजी खाते में दिखाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी के बाद, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर देय ब्याज होगा। साझेदारों के ऋण पर देय ब्याज होगा। साझेदारी संलेख के अभाव में जो साझेदारों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है फर्म को, तो साझेदारों के ऋण पर देय ब्याज होता है 5% प्रतिवर्ष, 6% प्रतिवर्ष, 7% प्रतिवर्ष या 8% प्रतिवर्ष। तो इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वह है 6% प्रतिवर्ष आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कहता है, यदि आहरण की तिथि ना बताई हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाएगा 12 माह का, 6.5 माह का, 6 माह का, 5.5 माह का। तो इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वह है 6 माह का, आधे वर्ष का ब्याज लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साझेदारों में लाभ हानि का बंटवारा किया जाना चाहिए पूंजी के अनुपात में, बराबर बराबर, साझेदारी संलेख के अनुसार, उपरोक्त सभी। तो ये भी क्वेश्चन आपका पेपर की दृष्टि से एग्जाम पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह आपका है साझेदारी संलेख के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सामान्य साझेदारी संस्था में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो साझेदारों की अधिकतम संख्या जो हो सकती है वह है बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, नए साझेदारों द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों के मध्य बांटी जाती है। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार जो ख्याति का बंटवारा होता है
किस अनुपात में होता है या किस साझेदार किस अनुपात में बांटा जाता है? तो आंसर है उसका पुराने अनुपात में, नए अनुपात में, त्याग अनुपात में, समान अनुपात में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है त्याग अनुपात में। नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को पुराने साझेदार द्वारा त्याग अनुपात में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमसा और सम्राट 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। 1/4 भाग के लिए राधा को फर्म में प्रवेश देते हैं। वह अपने भाग की ख्याति के लिए 6,000 रुपये लाती है। फर्म की कुल ख्याति का मूल्य बताइए। तो राधा जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर 1/4 दिया हुआ है 1/4 और उसकी ख्याति का हिस्सा 6,000 रुपये दिया है। उसकी ख्याति के हिस्से जो कि आपका दिया हुआ है 6,000 रुपये और इसका जो लाभ में हिस्सा है वह है 4/1। तो इस तरीके से गुणा आपका वो आंसर आएगा 24,000 रुपये। ये आपका राइट आंसर है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका 24,000 रुपये रहेगा। राइट आंसर राइट आंसर आपका 24,000 रुपये ख्याति के रूप में फर्म की कुल ख्याति होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक व नाममात्र का खाता, इनमें से कोई नहीं। तो पुनर्मूल्यांकन खाता आपका अवास्तविक या नाममात्र का खाता होता है और परीक्षा की दृष्टि से यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता व्यक्तिगत अवास्तविक या नाममात्र का खाता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं। तो पुराने साझेदार इसको वहन करते हैं जो भी, क्योंकि ये पुराने साझेदारों की पुरानी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जो भी एडजस्टमेंट होती है उनके पुराने और न्यू एडजस्टमेंट जो भी उनकी होती है उसको देखते हुए बनाते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन खाता की जो लाभ अथवा हानि होती है उसे पुराने साझेदारों द्वारा अपने पुराने अनुपात में वहन किया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ख्याति इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर ही आएंगे। यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्डन, लॉर्ड लिंडले, एडम स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है लॉर्ड लिंडले। आपका राइट आंसर ख्याति इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर ही आएंगे। यह कथन लॉर्ड लिंडले का है। सॉरी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो लॉर्ड एंडलन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ख्याति एक लाभ है जो व्यवसाय के संबंध एवं प्रसिद्धि से उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह है लॉर्ड लिंडले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर लॉर्ड लिंडले है और ऊपर वाले क्वेश्चन का आपका लॉर्ड एल्डन है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंशधारी होते हैं कंपनी के कर्मचारी, कंपनी के स्वामी, कंपनी के वाहक, कंपनी के ग्राहक, कंपनी के लेनदार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपके कंपनी के स्वामी। अंशधारी जो होते हैं वह कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का पंजीयन करना है अनिवार्य, ऐच्छिक, अनावश्यक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। कैसा है? आपका अनिवार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्य होते हैं 2, 7, 200, इनमें कोई सीमा नहीं। तो इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वह है कोई सीमा नहीं। क्लियर? और परीक्षा की दृष्टि से आपका संयुक्त पूंजी कंपनी का जो ये पूछा गया ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या वह भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य होते हैं। तो निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य आपके 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अंशपूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है कहलाता है अधिकृत पूंजी, पंजीकृत पूंजी, नाममात्र पूंजी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो रिजर्व कैपिटल होती है, आरक्षित पूंजी होती है या संचित पूंजी होती है, जिसको जिसको केवल कंपनी के समापन की दशा में या समापन के समय में मांगा जाता है। और ये सभी आपकी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए पूंजी होती है, ठीक है, जो कि पार्षद सीमा नियम में वर्णित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंशहरण खाते की बाकी को हस्तांतरित किया जाता है या हस्तांतरित की जाती है। तो इस खाते की जो बाकी है वह पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित की जाती है। किस खाते में हस्तांतरित की जाती है? पूंजी संचय खाते में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंशों का निर्गमन किया जाता है सम मूल्य पर, कम मूल्य पर, अधिमूल्य पर, किसी भी मूल्य पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है किसी भी मूल्य पर। और यह भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पेपर के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कंपनी के किस अंश पर लाभांश की दर पहले से निश्चित होती है? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश की जो दर होती है वो पहले से ही निर्धारित होती है। इनके जो अंश होते हैं इनके साथ ही क्या होता है, इनका रेट दिया रहता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जब अंशों का हरण किया जाता है तो पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। तो पूंजी खाते को जो डेबिट किया जाता है वह है अंशों पर प्रदत्त राशि से। जो इनकी कॉल्ड अप मनी होती है उसे आप क्या करते हैं, पूंजी खाते को डेबिट करते हैं, अंश पूंजी खाते को डेबिट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंशों का हरण किया जा सकता है याचना राशि का भुगतान न करने पर, कंपनी की सभा में भाग न लेने पर, ऋण का भुगतान न करने पर। तो इस क्वेश्चन और उपरोक्त सभी काफ़ी बच्चे इसको क्या करेंगे, उपरोक्त सभी लगेंगे, बट ये क्वेश्चन का राइट आंसर है वह आपका है याचना राशि का भुगतान न करने पर। जब कोई अंशधारी जो होता है याचना राशि का भुगतान नहीं करता है तो ऐसे अंशों का ही हरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस पूंजी से कंपनी का पंजीकरण होता है वह कहलाती है अधिकृत पूंजी, पंजीकृत पूंजी, नाममात्र पूंजी, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका है ये सभी, क्योंकि इसमें आपका अधिकृत पूंजी भी है, पंजीकृत पूंजी भी है और नाममात्र की पूंजी भी है। इन सबको एक ही नाम से अलग अलग नामों के द्वारा जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है के बाद, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल किया जाता है। तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में जो आपका है व्यापारिक खाता, लाभानी खाता, आर्थिक चिट्ठा, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका ये सभी। इसमें आपका व्यापारिक खाता, लाभानी खाता, आर्थिक चिट्ठा, ये सभी इन सभी का विश्लेषण इसमें विश्लेषण में सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक विवरण विश्लेषण का दूसरा नाम है। तो तुलनात्मक विश्लेषण का जो दूसरा नाम है उसको कह सकते हैं आप क्षैतिज विश्लेषण। इसको क्या कहेंगे, क्षैतिज विश्लेषण। बहुत लोग क्या करेंगे, वो आ और बा दोनों लगाएंगे, जो कि आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है क्षैतिज विश्लेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीक है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की जो तकनीक है, तुलनात्मक विवरण, समरूप विवरण, अनुपात विश्लेषण, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ये सभी, क्योंकि इसमें जो है आपका तुलनात्मक विवरण भी शामिल है, समरूप विवरण भी शामिल है, अनुपात विश्लेषण, ये सभी तकनीकें इसमें शामिल की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, चालू अनुपात का आदर्श स्तर है। तो चालू अनुपात होता है उसका आदर्श अनुपात आपका इस बार कुछ परीक्षाओं पे ये पूछा भी गया है, प्री बोर्ड परीक्षाओं में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका है 2:1। तो आदर्श स्तर चालू अनुपात का क्या होता है, 2:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालू अनुपात जो अनुपात विश्लेषण के जन्मदाता का नाम बताइए। अनुपात विश्लेषण के जो जन्मदाता हैं उनका नाम था अलेक्जेंडर वान।
एलेक्जेंडर वाल को ही अनुपात विश्लेषण के जन्मदाता के नाम से जाना जाता है और ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर पूछा जाता है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण किस लेखांकन प्रमाप के आधार पर बनाया जाता है? AS5, AS3, AS5, AS7, AS8। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका है AS3। AS3 आपका राइट आंसर है और ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है आर्थिक चिट्ठा से, लाभांश विवरण से, अतिरिक्त सूचनाओं से, इन सभी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है इन सभी से। आपका आर्थिक चिट्ठा, लाभांश विवरण, अतिरिक्त सूचनाएं, इन सभी को मिलाकर के क्या किया जाता है? रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AS3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना आवश्यक है सभी उपक्रमों को, स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकृत कंपनियों को, ₹50 करोड़ से अधिक विक्रय वाले उपक्रमों को, तथा सा दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका तथा सा दोनों। स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकृत कंपनियां हैं उनको AS3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना है। दूसरा जो ₹50 करोड़ से अधिक के विक्रय वाले उपक्रम है उनको भी रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख्याति का अपलेखन मद है गैर रोकड़ एवं गैर संचालन आय, गैर रोकड़ एवं गैर संचालन व्यय, वित्तीय गतिविधि, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है गैर रोकड़ एवं गैर संचालन व्यय। क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर हानि मद है। स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर हानि मद है गैर रोकड़ एवं गैर संचालन आय, गैर रोकड़ एवं गैर संचालन व्यय, वित्तीय गतिविधि, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका गैर रोकड़ एवं गैर संचालन व्यय। और परीक्षा की दृष्टि से ये ऊपर और नीचे दोनों ही, ये दोनों क्वेश्चन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चालू संपत्ति नहीं है। तो चालू संपत्ति नहीं है फर्नीचर, स्टॉक, देनदार, प्राप्य बिल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है फर्नीचर। फर्नीचर आपकी गैर चालू संपत्ति के अंतर्गत आती है इसलिए यह चालू संपत्ति नहीं है। बाकी स्टॉक, देनदार, प्राप्य बिल ये सभी आपके क्या है? चालू संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। इसमें पूछा है कि नहीं है, ठीक है, तो उसमें नहीं कौन है? आपका फर्नीचर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता को दिखाते हैं चिट्ठी के संपत्ति कॉलम में, चिट्ठी के दायित्व कॉलम में, लाभांश के क्रेडिट कॉलम में, लाभांश के डेबिट कॉलम में। तो चिट्ठी के दायित्व पक्ष में इसको दिखाया जाता है प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते को चिट्ठी के दायित्व पक्ष या कॉलम में दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंशों को पट्टे पर निर्गमन करने से पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड की स्वीकृति लेना अत्यंत आवश्यक है पट्टे पर निर्गमन करने के लिए। अगला लास्ट क्वेश्चन है अंशों को हरण किए जाने से पूर्व अंशधारी को नोटिस दिया जाना चाहिए कितने दिन का? 7 दिन का, 14 दिन का, 30 दिन का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका 14 दिन का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके 50 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का संग्रह पूर्ण होता है। इसे अपने अन्य साथियों के को भी साझा करें और उनको भी आगे ये प्रेषित कर दें। धन्यवाद।